अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन डिस्कवर ओरिजिनल मौजूद है। आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे इंस्टॉल कर लें ताकि अगर यूट्यूब पर हमारी वीडियोस आपको नहीं मिल रही तो इस एप्लीकेशन पर आपको हमारी वीडियोस ज़रूर मिल जाया करेंगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको सर्चिंग में नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन से क्लिक करके हमारे इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। वही एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जिम्मेदारों से बात करेंगे। हाँ, ये भी सुन लो कि इन सब मामलात में इसाक घंटी और व्हाइट हाउस के मुलव्विस होने का एक दस्तावेजी सबूत हाथ आ गया है जो किसी नामालूम जुबान में है। डिकोडिंग के लिए इसकी एक नकल मैं तुमको भी भेजूंगा, मगर अब वो मेरी दूसरी तरजीह होगी। सबसे पहले हमें ओहायो वाली खेप को बचाना होगा ताकि हमारा प्लांट जल्द अज जल्द दोबारा चल सके। आज तुम मुझे दहला दे रही हो, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। ये सबूत आने वाले चंद रोज में तुम्हारे हाथों में होगा। मैंने पुरयकीन लहजा में जवाब दिया। ये सब बहुत तशवीशनाक खबरें हैं। इत्मीनान की बस बात यही है कि तुम्हारी रफ्तार बहुत तेज है, तुम इनकी राह पर लगे हुए हो। अगर ये दस्तावेजी सबूत दुरुस्त हैं तो फिर सरकारी सतह पर भी बहुत कुछ किया जा सकेगा और हमारी कोशिशों को बहुत बड़ा सहारा मिल सकेगा। वो सब मेरे और मेरे साथी के लिए नाकाबिल फहम है। मैंने वीरा का नाम लेने से गुरेज करते हुए मुदाफाना लहजे में कहा, तहरीर का हर लफ्ज नाकाबिल फहम है। पता नहीं उन्होंने किस जुबान में वो मुसव्वदा तहरीर किया है। देर से वेर जरूर हो सकती है, मगर आखिरकार वो मुसव्वदा पढ़ लिया जाएगा और यह बात निथर कर सामने आ जाएगी। तुम अपनी कोशिशें करते रहो, लेकिन पहली फुर्सत में इन कागजात की नकूल मुझे भेज दो। कुरियर सर्विस वाले ये काम 2-3 दिन में मुकम्मल कर ही लेते हैं। हो सकता है कि मैं इस तहरीर से कोई मतलब अखज़ कर सकूं। मैं आज इस मुसव्वदे की नकल तुम्हें भेज दूंगा। STF की पेशा वराना महारत पर मुझे फ़ख्र नहीं बल्कि हल्का सा गरूर है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा कोई ना कोई माहिर इस 5 वर्की मुआहदे के एक लफ्ज़ को पढ़ लेगा और फिर हम अपनी राह के इंतखाब में किसी और के मोहताज नहीं रहेंगे। इसके बाद शायद हमें कुछ सुकून भी मिल सके। सुकून शायद ही मिल सके। रेशा दवानियों का सिलसिला इतनी दूर तक फैला हुआ है कि आने वाले दिनों में इससे निजात मुश्किल नजर आती है। एक साजिश नाकाम बनाई जाती है तो कोई दूसरा खेल सामने आ जाता है। इन हालात पर मजीद चंद फिक्रों के तबादले के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। बद्रीनाथ से मिलने वाली इतला अपनी जगह बहुत वाज़े और भरपूर थी, मगर इसका दूसरा सिरा तारीकी में था। अव्वल खान ने बहुत कम वक्त में गुमशुदा कड़ियों को यकजा करके मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था। बोध से वापसी की राह पर मेरा ज़हन बोझल था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैनोप के CW पंपों की मुरम्मत के लिए ओहायो से भेजे जाने वाले पुर्जों में रिंग्स वालों की मिली भगत से CIA के अहलकार किस किस्म की गड़बड़ करना चाह रहे थे। इनकी साजिश को नाकाम बनाने का सीधा तरीका यह था कि पुर्जों की इस खेप को सिरे से इस्तेमाल ही न किया जाए, लेकिन ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मैं मशीनों वगैरह के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, मगर एक बुनियादी बात मामूली समझ बूझ रखने वाला आदमी भी समझ सकता था कि तबाह किए जाने वाले पंप आम साख्त के नहीं थे। इन बड़े और खसूसी पंपों में मुरम्मत के लिए सिर्फ वही पुर्जे इस्तेमाल किए जा सकते थे जो मुकर्रर तसरीहात के मुताबिक तैयार किए गए हों। ऐसा न होता तो कराची वाले हंगामी तौर पर ओहायो से इनकी खरीदारी का मुआहदा हरगिज न करते और अपने तौर पर मुरम्मत के काम को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करते। इन पुर्जों को खतरनाक करार देकर अलग डालने की सूरत में नाकारा मशीनों की मुरम्मत और बिजली घर की दोबारा बहाली की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। वो पुर्जे जैसे भी रही हूं, ये बात यकीनी थी कि 2-4 रोज की कलील सी मुद्दत में इनका तैयार किया जाना मुश्किल नहीं था। वो खेप यकीनी तौर पर कदरे बड़ी और वजनी थी, इसी वजह से इसकी न्यूयॉर्क मुंतकिली का काम रिंग्स वालों को सौंपा गया था और मेरा अंदाजा ये था कि पहले से तैयार शुदा वो पुर्जे महफूज पैकिंग के बाद मुतल्लिका कंपनी के किसी गोदाम से कराची के लिए रवाना किए जाने वाले थे। फिक्र तशवीश के बायस वापसी में मैं ज्यादा देर तक पैदल नहीं चल सका। ज़हनी परागंदगी और हैजान से निजात के लिए जल्द अज जल्द होटल पहुंचकर वीरा से तबादला ख्याल करना और जैनी के दिए हुए कागजों का बारीक बीनी से जायजा लेना नागुज़ीर हो गया था। टैक्सी पकड़कर मैं पैन प्लाजा होटल पहुंचा तो कमरे में टेलीविजन चल रहा था। वीरा के अंदाज से जाहिर हो रहा था कि मेरी गैर हाजिरी में वो अकलौते तफरीही जरिए से इस्तिफादा हासिल कर रही है। वीरा ने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखों में गैर मामूली चमक महसूस हो रही थी। मेरे अंदर पहुंचती उसने मुसर्रत अमेज़ लहजा में कहा, मुबारक हो, तुम्हें ब्लैक डैड की तरफ से इसाक घंटी के दिल में शुकूक व शुबहात के बीज बोकर जिस अदावत की दाग बेल डाली थी उसने हमें रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मैं कुछ न समझने वाले अंदाज में उलझी उलझी नजरों से उसकी तरफ देखता रहा तो कदरे तवक्कुफ के बाद वो दोबारा अपनी बात जारी रखते हुए बोली, तुम्हारा अंदाजा था कि
ब्लैक डैड इस आग घंटी के मुकाबले में बुज़दिल और बोदा साबित होगा, मगर ताज़ा तरीन खबरों ने हमारे इन अंदाजों की नफी कर दी है। पसपाई इख्तियार करने के बजाय वो मुकाबले पर मैदान में उतर आया है। पहेलियां बुझवाने की बजाय मुख्तसर अल्फाज में वाक़यात भी बता डालो जिन्होंने तुम्हें यह राय कायम करने पर मजबूर किया है। मैंने कदर तुर्शी से कहा। वो चौंक पड़ी। क्या बात है, तुम कुछ बेजार और परेशान से नजर आ रहे हो। अपनी बात खत्म कर लो तो मैं अपनी कथा सुनाऊंगा। कराची की खबरें खासी हौसला शिकन हैं। हार्लिम में फसाद की आड़ लेकर ब्लैक डैड के मुतवक्का ठिकानों को जिस तरह बर्बाद किया गया उसने उसे मशहूर कर दिया है। एक लड़के के कत्ल में रिंग्स के मुहाफिजों के मुलव्विस होने की वजह से उसे अपने दुश्मन की शनाख्त में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। दिन की रोशनी में हार्लम का फसाद ज़दा इलाका खासा पुरस्कून रहा, लेकिन धुंधलका फैलते ही वहां रिंग्स की 2 गाड़ियां बमों से उड़ा दी गई हैं। वो खबर इस कदर दिल खुशकुन थी कि जरा सी देर के लिए मैं कराची के बारे में अपनी फिक्र और तशवीश को भुला बैठा। ये वाकई बहुत बड़ी खबर है। ब्लैक डैड खासे दमखम और हौसले वाला आदमी मालूम होता है। अगर वो अपनी चमड़ी बचाकर चंद रोज के लिए इस आग घंटी को परेशान करने में कामयाब हो गया तो उसकी तवज्जो बढ़ जाएगी और हम कुछ कामयाबी हासिल कर लेंगे। टेलीविजन की तमाम खराबियों के बावजूद इसकी अफादियत अपनी जगह मुसल्लमा है। तो मर जाते खबर आई थी कि स्टोर्स वगैरह से बड़ी रकमें समेट कर बैंक ले जाने वाली रिंग्स की एक आर्मर्ड गाड़ी को हार्लिम की 124वीं स्ट्रीट पर ताकतवर दस्ती बम मारकर उड़ा दिया गया। दस्ती बम आर्मर्ड गाड़ी का कुछ भी ना बिगाड़ सका होगा। मैंने बेयकीनी से कहा। बम काफी ताकतवर था और गाड़ी के नीचे फेंका गया था। तबाही का अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि गाड़ी में मौजूद ड्राइवर और 2 मुसल्लह मुहाफिजों में से कोई भी जांबार नहीं हो सका। अस्पताल ले जाने से पहले तीनों दम तोड़ चुके थे। अब घर का भेदी लंका ढाएगा, मैंने एक तल्ख से मुस्कुराहट के साथ कहा। यह बहुत अच्छा हुआ कि इस आग घंटी ने अपनी इंतकामी हमाकतों से यहां भी अपने एक ताकतवर हरीफ को पैदा कर लिया। मुझे ब्लैक डैड से ऐसी मर्दानगी की तवक्का नहीं थी। हारने वाले टेलीविजन, अखबारात और दूसरे ज़राए अबलाग के मुकाबले में अपने सीना गज़ट को तरजीह देते हैं और इसी पर अमल करते हैं। ब्लैक डैड के आदमियों ने पिछले 24 घंटों में सीना गज़ट के जरिए कालों में रिंग्स के खिलाफ इतनी नफरत फैला दी है कि गाड़ी की तबाही के बाद लोग बिखरे हुए नोट लूटने के लिए टूट पड़े, लेकिन किसी ने भी खून में नहाए हुए जख्मियों की मदद नहीं की। सेंट जॉन की एम्बुलेंस आने तक वो तीनों बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से दम तोड़ चुके थे। फिल्म में वो तीनों ही सफेद फाम नजर आ रहे थे। आम इखलाकी मायार के मुताबिक वो वाकया शर्मनाक और काबिल मुजम्मत था, मगर मुझे खुशी हुई कि दूसरों के घरों में आग लगाने वाले आइजक बेल के अपने दामन पर भी कुछ चिंगारियां सुलग उठी थी जो इसकी बढ़ती हुई तकरीब कारियों को लगाम दे सकती थी। रिंग्स की दूसरी गाड़ी को भी बिल्कुल इसी अंदाज में हार्लिम से निकलते हुए तबाह किया गया था। इस वाक़े में दोनों मुहाफिज मारे गए थे, लेकिन ड्राइवर मौजूदा तौर पर जिंदा बच गया था। इन दोनों वाक़यात की यकसानियत से जाहिर था कि वो इश्तियाल में आए हुए कालों की इनफरादी इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं थी, बल्कि ब्लैक डैड के गिरोह के आदमी रिंग्स की चीरा दस्ती का बदला लेने और आइजक बेल को इसके औकात याद दिलाने के लिए मैदान में उतर आए थे। वीरा जिस जोशो खरोश और दिलचस्पी से वो सब बता रही थी, उसे देखते हुए मैं उस पर तंज किए बगैर नहीं रह सका। तुम ये बातें इस तरह बता रही हो जैसे ब्लैक डैड ने ये खूनरेज इंतकामी कार्रवाइयाँ तुम्हारी हिदायत पर की हों। इसमें क्या शुबा है? मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने तो बीच जमालो बनकर इन दोनों को एक दूसरे से लड़ाया है। अब वो जो कुछ भी करते हैं इसका क्रेडिट तुम ही को जाएगा, और मैं खुद को तुमसे बहुत ज्यादा अलग नहीं समझती। उसने वो तंज मुझ पर ही लौटा दिया। इसका मतलब यह है कि कल रात की भरपूर कार्रवाई के बाद इस आग घंटी ने खामोशी इख्तियार कर ली तो ब्लैक डैड इंतकाम के लिए मैदान में कूद पड़ा। अब फसाद वाली सूरत खत्म हो चुकी है। वीरा इस्तज़ाइया अंदाज में हंस पड़ी। तुम हार्लिम की नफ्सियात से बिल्कुल बेखबर हो। वहां रहने वाले इन हीलो बहानों की तलाश में रहते हैं। फसाद और बदमनी के नाम पर वो अपने दफातर से गैर हाजिर रहेंगे और इनका कोई मिजाज अफसर है इनके उज़र को चैलेंज नहीं करेगा। कल मुतअद्दिद अफराद मारे और जिंदा जला दिए गए। आज 5 आदमी मारे जा चुके हैं। इंसानी लहू की ये अर्जाई यहाँ आम नहीं है। बरसों में कभी कोई एक आध फसाद होता है और हर एक को खून के आंसू रुला देता है। दिन के उजाले में फसादी अपनी कमीनगाहों में तुपके रहे। पुलिस ने इलाके में दाखिल होकर अपनी चौकियां भी बना ली, लेकिन शाम का अंधेरा फैलते ही सारे शैतानी उनासर हथियारों, बोतलों और डंडों से लैस होकर सड़कों पर निकल आए। ट्रांसफार्मर जलाकर बड़े बड़े इलाके तारीख किए जा चुके हैं और इलाके का कंट्रोल एक मरतबा फिर पुलिस के हाथों से निकलकर बलवाइयों को मुंतकिल होता नजर आ रहा है। इस आग घंटी जैसे सफाक मुजरमों के जरिए जो खेल दूसरे मुल्कों में खेला जाता है वही यहाँ शुरू हो जाए तो लोगों को इतनी तशवीश क्यों होती है? होनी ही चाहिए।
वीरा ने बरजस्ता कहा, यह पहली और सबसे बरतर दुनिया है। तुम्हारा ताल्लुक तीसरी दुनिया से है, जहां आबादी में होलनाक तेजी से होने वाले इजाफे की वजह से इंसानी खून की वक़्त ख़त्म होती जा रही है। 5 क्या वहाँ 50 आदमी भी मार डाले जाएं तो राय आमा का इतना शदीद रद्द-ए-अमल नहीं होता जितना यहाँ एक बेगुनाह शहरी के कत्ल पर होता है। इंसान इंसान होता है। ऐसा नहीं है कि पहली दुनिया वाले इंसान हैं और तीसरी दुनिया में बसने वाले कीड़े मकोड़े हैं जिनका जिक्र इतनी तहकीर से किया जाए। मैंने तलखी से उसकी बात काट दी। यह तहकीर मैं नहीं कर रही। वीरा ने बेबाकी से कहा, ना इसाक घंटी ऐसी तजलील कर सकता है। ये तौहीन व तजलील या तहकीर तो तुम खुद करते हो। तुम्हारे यहाँ मारे जाने वालों का रेडियो या टेलीविज़न पर जिक्र तक नहीं किया जाता क्योंकि इससे बदअमनी और इंतज़ामिया की कमज़ोरी का तासुर उभरता है। तुम्हारे हुक्मरानों के लिए झूठी तस्वीरों की अहमियत इंसानी खून से ज़्यादा है। यहाँ ऐसा नहीं होता। कोई बेगुनाह मारा जाता है तो सब बिलबिला उठते हैं। वो जानते हैं कि आज वो किसी गुमनाम मकतूल के खून पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल कोई खामोशी से इनकी गर्दन पर भी छुरी फेर देगा। कातिलों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे और इनका मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाएगा। अगर ये तुम्हारी कोई तकरीर थी तो इसकी खूबी पर मुझे तालियां बजानी चाहिए। तीसरी दुनिया के हुक्मरानों को लान तान करते हुए तुम ये बात भूल गई हो कि वह अपने इक़्तिदार के इस्तेकाम के लिए अक्सर व बेशतर पहली दुनिया की तायद और हमायत के मुतमनी रहते हैं। इसे तुम क्या कह सकते हो? उसने चुपते हुए लहजे में पूछा। जिन कठपुतलियों की डोर कहीं और से हिलाई जा रही हो उनको तुम कबूल क्यों करते हो? मजबूरी? मैं निशाने उचकाकर बेबसी से कहा। दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोग सुनाए और पढ़वाए जाने वाले नतीजों को कबूल करने पर मजबूर हो जाते हैं। हो सकता है कि ये नतीजे दिसावर से दरआमद किए जाते हों, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा हरगिज़ नहीं होता। वो बेसाख्ता हंस पड़ी। डर गए ना? मैं माने लेती हूँ या फ़र्ज़ किए लेती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता, मगर ये तो तुम मान रहे हो कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है। तुम कह रही हो तो ज़रूर होता होगा। मैंने बेदिली से इकरार कर लिया। ये सब लोगों की बुज़दिली और मुर्दा दिली की वजह से होता है। जब दिल ही हर एहसास और जज्बे से आरी होकर मुर्दा हो जाए तो इस पर बैरूनी हुक्मरानी का नज़ूल शुरू हो जाता है। फर्जी हुक्मरान पगड़ियाँ उठाकर अपने सरों पर सजा लेते हैं, लेकिन असल राज कोई और कर रहा होता है। होता होगा, कहीं ना कहीं ऐसा ही होता होगा। मैंने बेजारी के आलम में कहा, मैं सारी दुनिया का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं अपने मुल्क और कौम की मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। तुम अहमक और दीवाने हो। वीरा हल्का सा कहका लगाकर बोली, बिला वजह यहाँ मारे मारे फिर रहे हो। तुम्हारे जिन लोगों के दिलों में मुल्क और कौम की मोहब्बत होती है वो किसी जोंक की तरह कुर्सी से चिमट कर रह जाते हैं। इनके आने जाने का करोफर भी निराला होता है। वो तुम्हारी तरह बेघर होकर अजनबियों की तरह दर बदर मारे मारे नहीं फिरते। तुम तंज के तीर चलाती रहो, इससे मेरे इरादों पर कोई असर नहीं होगा। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया, ये बदकिस्मती है कि हमारे हुक्मरान कभी भी हम जैसे नहीं होते, लेकिन मैं तुमको इतना ज़रूर बता दूं कि चेहरों की तब्दीली से कौमों के सफ़र में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मंजिल पर पहुंचने में ज़रा सी देर सवेर ज़रूर होती है, मगर आखिरकार मंजिल मिल ही जाती है। तुम्हारी मंजिल क्या है? वीरा ने बिल्कुल सपाट बल्कि बेरहमाना अंदाज में पूछा। इस वक्त इसाक घंटी की मौत और कैनोब की बहाली के सिवा मेरी कोई और मंजिल नहीं है। देर ज़रूर हो रही है, मगर मुझे यकीन है कि मैं अपनी मंजिल पालूंगा। ओह, वीरा बेख्तियार एक गहरा सांस लेकर बोली, तुम्हें हल्के हल्के चिरके लगाने के चक्कर में मैं ये पूछना भूल ही गई कि कराची वालों से तुम्हारी क्या बात हुई है। वहाँ की खबरें आसाब शिकन और रूह फरसा हैं। मैंने सर झुका के नीची आवाज़ में जवाब दिया। बिजली घर में खुली तकरीब कारी हुई है। ओहायो से पुरजे पहुंचे बगैर प्लांट दोबारा चलाया नहीं जा सकता। ओहायो में CIA और रिंग्स वाले इन पुरजों में किसी बदमाशी का मंसूबा बनाए बैठे हैं और हम यहाँ बैठे झक मार रहे हैं। पता नहीं वहाँ क्या होने वाला है। क्या मतलब है? मेरे जवाब पर वीरा बुरी तरह चौंक पड़ी। क्या ओहायो से कराची भेजे जाने वाले मुश्तबा पुरजे एटमी बिजली घर के लिए जा रहे हैं? बदकिस्मती से ऐसा ही है, मैंने पुरजमुर्दा लहजे में कहा। यानी कि दिए हुए कागजात में रिंग्स के ओहायो ऑफिस का पता ज़रूर होगा। हमें देखना होगा कि वो लोग कराची भेजे जाने वाले पुरजों में कैसी गड़बड़ का प्रोग्राम बना बैठे हैं। हमें अपना दिमाग थकाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम भूल रहे हो कि मेरी सहेली जैनी रिंग्स में इसाक घंटी के बाद सबसे बड़े ओहदे पर फाइज है। मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मैं तुम्हारी इस बदचलन सहेली की नज़रों की तहरीर पढ़ चुका था। मेरी बजाय तुम ये भूल रही हो कि वह मुझे अपने घर मदऊ करने की ख्वाह है। तुमने उससे अपनी किसी भी ज़रूरत का इजहार किया तो वो कोई नामुनासिब मुतालबा पेश कर देगी। बकवास। वो सर झटक कर बोली, यानी थोड़ी सी आवाज़ ज़रूर है, मगर वो लम्हाती मुहर्रिकात के ज़ेर असर मर्दों पर डोरे डालती है। इनको अपनी जान का रोग हरगिज़ नहीं बनाती। वो इतनी कमज़ोर होती तो अब तक कई बार शादियाँ कर चुकी होती।
अगर तुम्हारा कयास दुरुस्त है तो वह हमारी भरपूर मदद कर सकती है। यहाँ पहुंचने के बाद मैं उसके बारे में कई बार सोच चुका हूँ, मगर जुबान खोलने की हिम्मत नहीं कर सका था। तुमने इस सरजाई लड़की को बहुत गलत समझा है। जब तक तुम उसके सामने मौजूद थे वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए मरी जा रही थी। अब तक वो तुम्हें भूल कर किसी और को अपने ज़हन में बसा चुकी होगी। वह ऐसा मर्द होगा जो उसके इशारों पर बेचूक चरा अमल करेगा। वीरा ने पूरे एतमाद के साथ वही कुछ कह डाला जो उसके जहन में समाया हुआ था। फिर इसे राब्ता करने में ताखीर न करो। इस जैसी मुजर्रद लड़कियां सूरज के गरूब होने के साथ खुद भी धुंधलकों में उतरती चली जाती हैं। वीरा ने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया और खुद फोन पर मसरूफ होगी। इस तमहीद के बाद यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो जैनी से बात करनी चाह रही थी। मैं उठकर टेलीविजन के करीब पहुंच गया, क्योंकि इस पर खबरों के आगाज का स्लाइड दिखाया जा रहा था। खबरें बहुत बोझल और अंतुनाक थीं। हार्लिम के फसादात में ज़ाया होने वाली इंसानी जानों का तखमीना 19 तक जा पहुंचा था। इनमें वो 6 अफराद भी शामिल थे जो रिंग्स की 2 गाड़ियों के साथ लुकमा अजल बने थे। रिंग्स की दूसरी गाड़ी का जख्मी ड्राइवर भी बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा था। इस तरह स्कोर कुछ यूं हो गया था कि इन मुकाबलों और हमलों में ब्लैक डैड ने अपने 13 हामियों या हमायतियों की भेंट देने के बाद आइजक बेल या रिंग्स के 6 आदमियों का खून कर दिया था। आइजक बेल जैसे नामवर मूजी के मुकाबले में ब्लैक डैड की वो कारकर्दगी काबिल रश्क थी। जाओ, वो कुतिया की पिली तुमको बुला रही है। वीरा की जहरीली आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त मेरा ज़हन टेलीविज़न की खबरों में डूबा हुआ था। वीरा की ललकार सुनने के कई सानियों बाद मुझे अंदाज़ा हो सका कि मुझे जैनी से होने वाली गुफ्तगू का खुलासा सुना रही थी। उसके लिए मेरे बजाय कुत्ते का कोई पिल्ला भेज दो तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सर पर सवार होकर दादागिरी से मोहब्बत करने वाली औरतों के तस्वुर ही से मुझे वहशत होती है। ऐसी रूखी पीकी बातें करने की जरूरत नहीं। मुझे यकीन आ चुका है कि सारी बदनीति उसकी है। वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही मुतासर हो गई है और अपने कोलंबस ऑफिस की सरगर्मियों की रिपोर्ट देने के एवज तुमको अपने घर बुला रही है। हैरत है कि तुम्हारी गहरी सहेली होते हुए वो तुमसे इस कदर खुलकर एक घटिया मुतालबा कर रही है। मैंने जैनी की फरमाइश पर अपनी खुशी को दबाते हुए तुरुश लहजा में कहा। उसने खुलकर कुछ नहीं कहा, यह मेरा तजिया है। वीरा बोली। उसने ये बताया कि घर पर मौजूद उसका कंप्यूटर लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए दफ्तर के कंप्यूटर से मुंसलिक है। तुम उसके पास पहुंच जाओ तो वो इसी वक्त कोलंबस ऑफिस का शेड्यूल चेक करके बता सकती है कि ओहायो से पुर्जों की केप कब और कैसे न्यूयॉर्क पहुंचेगी। हमारी तवज्जो ओहायो पर मरकूज है। फिर ये कोलंबस का जिक्र कहाँ से निकला? अहमकाना बातें मत करो, वो बुरा समूह बनाकर बोली। ओहायो एक रियासत है और कोलंबस इसका मरकजी शहर। इस रियासत में रिंग्स की सरगर्मियां कोलंबस ऑफिस ही कंट्रोल करता है। जाना है तो देर मत करो। जैनी के मदहोश होने से पहले उसे पकड़ लो। तबीयत तो नहीं चाहती कि ऐसी घटिया लड़की की शक्ल दोबारा देखूं जो अपनी सहेलियों के बॉयफ्रेंड्स पर निगाहें रखती है, मगर मसला गंभीर है। अपनी गर्ज के लिए जाना ही होगा। मेरे लहजे की बेदिली ने वीरा को खुश कर दिया। वो मुरब्बियाना अंदाज में बोली, तुम्हारी बात मुझे अच्छी तरह याद है। तुम मेरे ज़ाती इस्तेमाल की कोई बेजान चीज़ नहीं हो जिसे दूसरों को मुस्तार दिया जा सके। तुम्हारे जज्बात मेरे लिए काबिल कदर रहेंगे, लेकिन इस वक्त मजबूरी है। ज़रा सी देर के लिए जैनी से अपनी नफरत को दबाकर तुम तेज़ी से पेशरफ्त कर सकते हो। वो जिस नफरत का जिक्र कर रही थी उसका सिरे से कहीं वजूद ही नहीं था। कुदरत ने जैनी को फयाज के साथ ऐसे हुस्न और सरापा से नवाजा था कि वो जिसकी तरफ नज़र भर कर देख ले वो उसे आसानी से नहीं भूल सकता था। और फिर उसने मुझसे तो काफ़ी देर तक बड़े दिलरुबायाना अंदाज में गुफ्तगू की थी। अगर आइजक बेल कबाब में हड्डी की तरह अचानक उसके दफ्तर में ना धमका होता तो जैनी इस वक्त बहुत कुछ तय करने के मूड में नजर आ रही थी। अभी तुमने जैनी की मदहोशी का जिक्र किया था। मैंने वीरा को याद दिलाया, अगर उसने नशे में बह कर मेरे साथ दस्तराजी की कोई कोशिश की तो मैं उसके दिमाग पर छाई हुई कोहर झाड़ने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा। बाद में तुम मुझसे कोई शिकवा नहीं करना। तुम इसका सर भी फाड़ दोगे तो मैं तुमसे कोई शिकवा नहीं करूंगी। मेरी इन बातों से वीरा को सुकून मिल रहा था और उसका एतमाद मुस्तहकम होता जा रहा था। बस ये ध्यान रखना कि मतलूबा मालूमात हासिल होने तक तुम्हें उसकी नाजबरदारी करनी होगी। इसकी तुम परवाह न करो, मैं आड़े वक्त में अपना काम निकालना जानता हूँ। वीरा के पास जैनी का पता मौजूद था। उसने वो पता एक रुक्के पर नकल करके मेरे हवाले किया और एक मरतबा फिर फ़ोन की तरफ मुतवज्जा होगी। वीरा ने जैनी को मेरी आमद की इतला देकर फ़ोन बंद किया तो मैं रवानगी के लिए तैयार था। ऐसी टैक्सी पकड़ना जैसे कोई मकामी काला या गोरा चला रहा हो। निकलने से पहले वीरा ने मुझे मशवरा दिया, वो किसी तरह की देर किए बगैर तुम्हें जैनी के दरवाजे पर पहुंचा देगा। टैक्सियां चलाने वाले तारकीन वतन बस मेन हिटन के बादशाह होते हैं। यहाँ से निकलते ही भटकना शुरू कर देते हैं। मैंने किसी मकसद के बगैर वीरा को आंख मारी और कमरे से निकल गया। मैं होटल से बाहर निकला तो एक मुआम्मर यूरोपी जोड़ा टैक्सी से उतर रहा था। ड्राइवर अपनी गंदमी रंगत की वजह से एशियाई नजर आ रहा था। वीरा की आदत के मुताबिक मुझे उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए था, मगर जैनी के घर की तरफ सफर के पहले ही मरले पर मैंने वीरा के मशवरे से इनराफ का फैसला कर लिया। तुम खोइस के इलाके से वाकिफ हो? टैक्सी खाली होने के बाद मैंने खिड़की पर झुककर ड्राइवर से अंग्रेजी में सवाल किया,
तो मुझे महसूस हुआ कि पिछले चंद ही दिनों में मेरा अंग्रेजी लबलहजा गैर इरादी तौर पर बिगड़ कर अमरीकी हो चुका था। सर जी, पूरा न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी मेरा देखा भाला है। ड्राइवर ने फखरिया मुस्कुराहट और पूरे एतमाद के साथ उर्दू में जवाब दिया। हार्लिम के अलावा जहां कहोगे पहुंचा दूंगा। मैं दरवाजा खोलकर उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठते हुए पूछा, क्यों हार्लिम में क्यों नहीं जाओगे? काले मार मार कर भरकस निकाल देंगे। वो टैक्सी को एक झटके से आगे बढ़ाते हुए बेफिक्री से बोला, चाहे तुम टेलीविजन या अखबार नहीं देखते, कल से वहां 2 बदमाशों में जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। 19 आदमी अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। मेरे लिए वो पसंदीदा मौजू था। मैंने उसे उकसाने की नीयत से कहा, बदमाशों में मुकाबला? मैंने तो सुना है कि वहां किसी के कत्ल पर बलवे हो रहे हैं। ये सब बहाने हैं। रिंग्स वालों से हार्लिम के किसी दादागीर का फड्डा हो गया है और ये सारी खूनरेजी इसी वजह से हो रही है। ये बात पूरे शहर में फैलती जा रही है, मगर अखबार वाले इसे छापने की हिम्मत नहीं कर सकते। इन बेचारों की अपनी मजबूरियां होती हैं। आज सच छाप देंगे तो कल इनके दफ्तर में कोई बम फट पड़ेगा। इसके लहजे में पंजाबी रंग महसूस करते हुए मैंने पूछा, बहुत खुलकर बातें करते हो, कहाँ के रहने वाले हो? वो बेसाख्ता हंस पड़ा। दोस्त कहते हैं कि मैं पक्का लाहौरिया हूँ। मैं ही पैदा हुआ, रोजी यहाँ कमा रहा हूँ, लेकिन आरजू ये है कि आखिर में मिट्टी दाता की नगरी की मिले। आप कहाँ से आए हो? घर से आया हूँ। तुम्हारा अंदाज़ा और तजर्बा क्या कहता है? मैंने बात उसी पर डाल दी। वो जो तुमने पहले पूछा था ना कोइंस के बारे में, मैं इस वक्त समझ गया था कि तुम कराची वाले हो। मैं हंसकर बेपरवाही से बोला, कराची वाले बहुत होशियार बल्कि चालाक होते हैं। हर काम देखभाल कर वो बहुत एहतियात से करते हैं। अपने पेंडू भाई तो यहाँ आकर शुरू से आखिर तक इस तरह डरे सहमे रहते हैं कि जैसे वीजे के बगैर आए हों। गिरा का माल खर्च करके गोरों से दबने वाले ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो हमारे जैसे नरों का नाम भी खराब करते हैं। अपने हम वतनों से खासे मायूस और बददिल नजर आते हो। मैंने कहा, ये ना कहो जी। वो अपनी निशिस्त में पहलू बदल कर बोला, यहाँ अपना नाम ऊंचा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के सारे अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार छपे थे। डैनी नाम का कोई पाकिस्तानी जयाला है जिसको पकड़ने के लिए $1 मिलियन का इनाम और पता नहीं क्या क्या अला बला था। वो कोई आफत चीज होगा, वरना ये साले अमरीकी किसी की परवाह नहीं करते। कोई कुछ भी कहता और करता रहे, ये अपने काम से काम रखते हैं और उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मैं डैनी हूँ तो न जाने फख्रो गुरूर की एक ताकतवर इंसानी लहर मुझसे क्यों वो बेसाख्ता फिक्रा कहलवा गई।